अध्यापक साथियों व मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं जगदीश बराज, मेरे YouTube चैनल पॉलिटी विद बराज के साथ। बच्चों, अभी अपने जिला सिरसा में SCRT गुड़गांव और डिंग डाइट की तरफ से युवा संसद का कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरह युवा संसद का कार्यक्रम बच्चों को लोकतांत्रिक ढांचे की जानकारी के लिए व्यवस्था की गई कि बच्चों में युवा संसद के कार्यक्रम कराए जाएं, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया कि 9वीं से 12वीं के बच्चों में युवा पंचायत का आयोजन होना चाहिए, ताकि बच्चे को अपने स्थानीय शासन व्यवस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। इसके लिए बच्चों, जब हमारा संविधान 395 धाराओं के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि हम स्थानीय सरकार को मजबूत करेंगे। और महात्मा गांधी का इस स्थानीय शासन को मजबूत करने के बहुत ही पक्षधर थे। यानी वो शक्तियों का बंटवारा करना चाहते थे, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे। और वो कहते थे कि मुख्य पावर है वो स्थानीय लोगों के पास, स्थानीय सरकार के पास होनी चाहिए। हमारे देश में संविधान में 3 स्तर की सरकारें काम करती हैं। केंद्र सरकार, जिसमें आजकल श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। फिर राज्यों में, हर राज्य में सरकार है जिसका मुखिया होता है लोकतांत्रिक ढांचे के ढंग से, वो मुख्यमंत्री, और संवैधानिक दृष्टि से देखें तो राज्यपाल। उस सरकार का गठन किया गया, यानी पहले केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार। अब बच्चों आगे आ जाते हैं जिला, यानी राज्य को बांटा जाता है जिलों में और जिले को बांटा जाता है गांव में। तो तीसरे स्तर की सरकार के लिए इसका नाम दिया गया स्थानीय सरकार। तो गांव में तो पंचायत होती है और शहर में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। बच्चों, आप अपने अध्यापक से यह अवश्य पूछिए कि गांव में तो पंचायत होती है, शहर में कहीं नगर पालिका क्यों होती है, कहीं नगर परिषद क्यों होती है और कहीं नगर निगम क्यों होता है। इसके बारे में आप अपने अध्यापक से जानकारी ले सकते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें हमें 3 महत्वपूर्ण अंग है इसके, वो मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहला तो मौलिक अधिकार, जो संविधान की धारा 12 से 36 तक है। दूसरा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक है। और 51A में, 51A में यानी 51 कै भी कह सकते हैं आप, इसमें 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अब मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है एक मनुष्य को जीने के अधिकार प्राप्त होना, जीवन के आवश्यक अधिकार उसे प्राप्त हो, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, और फिर सबसे बड़ा इनके प्रोटेक्शन, इनकी रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये अधिकार है। दूसरा आता है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। ये क्या है? जैसे इसके नाम से ही आभास होता है, ये राज्य के लिए कोई नीति बनाई गई है, देश के लिए। यानी राजनीतिक शास्त्र में राज्य देश को कहा जाता है। जब भी राजनीतिक शास्त्र में राज्य नाम आता है तो उसका मतलब जो हम देश कहते हैं उसे संबंधित होता है। तो राज्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि एक राज्य को क्या क्या करना चाहिए। 51 में क्या कहा? मौलिक कर्तव्य, यानी भारत के नागरिक को, यानी हमारे देश के नागरिक को
क्या क्या काम करने हैं, जरूरी है, कर्तव्य अपने देश के लिए। इसी प्रकार जिस प्रकार आदमी के कर्तव्यों को निश्चित किया गया, उसी प्रकार हमारे संविधान ने राज्यों के लिए भी कर्तव्य निश्चित कर दिए, जिसको कहा जाता है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत जैसे कि मैंने आपको बताया 36 से 51 है। तो 36 से 51 के रास्ते में एक 40 अनुच्छेद आता है, जिसमें कहा गया है कि हर गांव में एक पंचायत होगी, उसका गठन कैसे होगा, इनके पास शक्तियां कैसी होंगी और इन पंचायतों के अधिकार क्या होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए राज्यों को कहा गया। लेकिन देश आजाद हुआ था, इतनी उस अव्यवस्था में नहीं था कि वो उनको लागू कर सके इतना जल्दी, क्योंकि अभी तो केंद्र सरकार का गठन भी करना था, राज्य सरकार का भी करना था, और धीरे धीरे काफी समय भी बीता। और फिर कुछ राजनेताओं में लोभ भी आ जाता है कि अपनी शक्तियों को देना किसको, कौन चाहता है देना। जब विपक्षी पार्टियों ने शोर मचाया कि गांव को ताकत देनी चाहिए, तो 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ। संविधान तो बच्चों आपको पता ही है, संशोधन होता है दी गई चीज में, यानी दिए गए संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई प्रकार का बदलाव करना है तो उसे संशोधन कहते हैं। तो 1992 में एक संविधान संशोधन किया गया, 72वां, यानी 72वां संख्या तक हम संशोधन करते करते 1 से 72 तक पहुंच गए थे। 1992 में एक संशोधन किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि अब ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित ढंग से चुनाव करवाए जाएंगे, यानी तीसरे प्रकार की स्थानीय सरकार का गठन व्यवस्थित किया जाएगा। तो बच्चों 92 से पहले भी पंचायतें थी, चुनाव भी होते थे, 92 के बाद भी हुए। तो फिर 92 में क्या था, संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया था पंचायतों का गठन होगा, और वो था राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत में। जैसे मौलिक अधिकारों का हमें कोई पालन नहीं करने देता, तो हम चले जाते हैं संविधान में प्रोटेक्शन, सुरक्षा, संविधान के द्वारा सुरक्षा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत का यदि सरकार लागू नहीं कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर तो उसका विरोध हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई संविधान में व्यवस्था नहीं है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत यदि सरकार ना माने तो हम संविधान का आड़ लेकर, संविधान की सुरक्षा लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सके। तो 92 में संशोधन किया गया। अब जो ग्राम पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, यानी पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एक कर्तव्य की भांति राज्य को बताया गया था कि ये काम आपको करना है। तो 92 में 2 संशोधन हुए थे महत्वपूर्ण। वो संशोधन थे भारतीय संविधान के 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसकी व्यवस्था की गई है। तो अब इस पर आगे हम विचार करें तो इसमें जो 73वां संशोधन हुआ था ग्राम पंचायत का, इसमें 29 विषय शामिल किए गए। 29 विषय क्या है ये 29 विषय है कि क्या काम पंचायत कर सकती है, कैसे करेगी, राज्य सरकार क्या सहायता करेगी, केंद्र सरकार क्या सहायता करेगी, एक पंचायत के आमदनी के साधन क्या होंगे, और एक सरपंच है, पंच है, वो मिलकर गांव में पैसा खर्च कैसे कर सकते हैं और उनकी आमदनी कैसे होगी, सारी व्यवस्था वो संविधान में कर दी गई। तो इस प्रकार से ये ग्राम पंचायत की व्यवस्था होती है। अब युवा पंचायत जो आप में कराने का उद्देश्य है बच्चों में 9वीं से 12वीं तक, और ये सरकार की तरफ से व्यवस्था है अब की बार कि केवल 9वीं और 11वीं के बच्चे शामिल होंगे। इस जो अब युवा पंचायत होने जा रही है उसमें 11वीं और 9वीं के बच्चे शामिल होंगे। जब ये बच्चे आगे 10वीं और 12वीं में चले जाएंगे, जब पीछे से जो 9वीं और 11वीं की क्लासेस आएगी वो 9वीं और 11वीं अगले साल के लिए करेगी। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि बच्चों पर बोर्ड की परीक्षाओं का
थोड़ा दबाव होता है, चिंता होती है, अध्यापकों को भी होती है। इसलिए कहा गया कि 10वीं 12वीं को छोड़कर 9वीं 11वीं के बच्चों से युवा पंचायत करवाई जाए। अब ग्राम पंचायत में होता क्या है? ग्राम पंचायत में सरपंच और पंचायत का चुनाव है वो डायरेक्ट होता है। 18 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति वो ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के लिए वोट दे सकता है, और जिसकी उम्र 21 साल हो गई है वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है पंच का और सरपंच का। तो अब जो 1992 का संशोधन मैं आपको बता रहा था, उसके बाद में 1996 में भी एक व्यवस्था की गई आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें किसको आरक्षण दिया गया? एससी को, एसटी को और बीसी को और महिलाओं को। एससी क्या होता है बच्चों? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कोई जाति नहीं है। शेड्यूल सूची होती है और कास्ट होती है जाति, यानी जातियों की एक सूची। तो जो लोग अभी तक पिछड़े हुए हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जो दलित हैं, उन लोगों की सब जातियों को मिलाकर एक लिस्ट बना दी गई जिसको कहा गया शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब है, हमारे हरियाणा में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड में जंगलों में जिनका निवास स्थान होता है, दूर दराज के क्षेत्रों में होता है, उनको बोलते हैं एसटी। तो एसटी हमारे नहीं है। इसके बीसी बैकवर्ड क्लास। अब एससी के बाद ऐसे कुछ ऐसी जातियां रह जाती हैं जो दलित से, एससी से थोड़ी ठीक है लेकिन जनरल से काफी पिछड़ी हुई है, तो उनका एक कैटेगरी बना दी बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा जाति के नाम से उनको दे दिया गया। और फिर महिलाएं क्योंकि हमारे समाज में, हमारा वैदिक युग था, तब महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी। बच्चों आपने रामायण महाभारत देखी होगी, तो रामायण महाभारत में जब टीवी सीरियल हमने देखे तो महिलाएं बैठी होती थी, और जब दरबार में कोई फैसला होता तो राजा खड़ा होकर वापस अपने महल में जाता था और रानी से विचार विमर्श करके आता था। और आपने कभी रामायण महाभारत में किसी औरत का मुंह ढका, पर्दा प्रथा भी नहीं देखी होगी। तो हमारा वैदिक युग बड़ा समृद्ध था, हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध थी, लेकिन समय अनुसार उसमें काफी कुरीतियां आ गई। विदेशी संघ, हुण, डच, फ्रेंच, मुगल, अनेक प्रकार की जातियां, क्योंकि हमारा देश समृद्ध देश था, देश को लूटने के लिए बाहर की जातियां आई, और उनके डर से, उनके प्रभाव से, उनके संस्कृति से हमारा जो रूप था वो धीरे धीरे बिगड़ता गया। और अपनी सुरक्षा में, लड़कियों की सुरक्षा में हमें इसे पर्दा प्रथा वगैरह, ये अनेक बुराइयां, और भी बहुत सी बुराइयां हमारे समाज में आई। तो महिलाएं भी पिछड़ गई, यानी जब एससी पिछड़े, कुछ बीसी बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ी, और इसमें महिलाओं भी इस विकास के दौर में काफी पीछे रह गई। जब मैं पढ़ता था बच्चों, तब तो गांव में सारे हम लड़के ही पढ़ते थे, यानी 150 के करीब हम लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी। और वो 7-8 लड़कियां मेरे 5वीं करते करते सब उनको पढ़ाई छुड़ा ली गई और बाद में शादी कर दी गई। तो लड़कियों के साथ कोई अच्छा व्यवहार पहले नहीं होता था, आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल लड़कियां तो बहुत कुछ पढ़ के बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन गांव में महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व देने के लिए ग्राम पंचायत में महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। तो इसकी एक रोचक कहानी मैं आपको बताता हूं इस आरक्षण के बारे में। आरक्षण क्या है? इसमें पुरुष लड़ेंगे, इसमें महिला चुनाव लड़ेगी, इसमें एससी महिला होगी, यहाँ बीसी महिला होगी, यहाँ जनरल महिला होगी। ऐसे सारी पंचायत को पदों को बांटा गया है। तो एक महिला मेरे पास आती है कि मुझे फॉर्म भरना है जी, उसके साथ उसका पति और ससुर भी साथ थे। उन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म भर के मैंने उसका एक्सेप्ट भी कर लिया, मैंने साइन भी कर दिए, पर्ची निकाल के भी दे दी। और मैंने वहां एक गलती की कि मैंने उस वार्ड में ये नहीं देखा कि चुनाव लड़ने के लिए वो आरक्षण है वो किस चीज का है। आरक्षण था महिला के अलावा चुनाव लड़ना था वहां। तो मैंने तो ले लिया महिला का। अब मैं जब 3 बजे जब गांव वाले नहीं आए तो मैंने लिस्ट बनानी शुरू की, तो उस महिला का फॉर्म आगे आया और मैं तो घबरा गया कि अब कैसे होगा। तो ये तो वार्ड है, इसमें तो महिला के अलावा है
और तूने तो ये फॉर्म ले लिया महिला का, तो ये तो गलती थी। फिर मैंने उस समय जो एसडीएम साहब थे उनसे बात की कि सर इस तरह से मेरे से फॉर्म गलत ले लिया गया, तो अब मैं क्या करूं। तो अधिकारी ने कहा जी आपको लेना नहीं चाहिए था। मैं कहा जी आप मेरे को बताइए अब क्या करना है। तो उन्होंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद में फिर फोन आया कि जी आप फलां गांव से जगदीश बराज बोल रहे हैं। हाँ जी। क्या आपने बहुत बड़ी गलती की। तब मुझे भी अजीब सा लगा, जब मैं खुद कह रहा हूं मैंने गलती की तो बार बार मुझे याद कराने की क्या जरूरत है कि मैंने गलती की। मैंने कहा सर मैं यदि गलती ना करता तो आपको फोन क्यों करता, आप मुझे इस समस्या से निकलने का रास्ता बताइए। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा थैंक यू सर। फिर मैं बैठ गया और थोड़ा वो सोचा। फिर मैं शब्दों को बार बार पढ़ा। वहां लिखा था महिला के अलावा। अब महिला के अलावा कौन होता है? या तो आदमी हो सकता है या फिर ट्रांसजेंडर हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि शब्द अच्छा नहीं है लेकिन हिंदड़े शब्द के रूप में हम ज्यादातर जानते हैं। उनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, यानी तीसरी एक मनुष्य, एक आदमी, एक औरत और तीसरी जाति। तो महिला के अलावा तो ठीक है। मैंने कहा ओके, मुझे थोड़ा समझ में आने लग गया, हो गया ठीक। और मैंने उसका फॉर्म लिया एंड कैंसल्ड, और क्यों कैंसल है वो भी लिख दिया। और फिर हमें सारे फॉर्म भरने के बाद एक दिन दूसरे गांव में हमें जाना होता है। वहां गए, लास्ट दिन नाम वापसी का देने का होता है। तो वो तो जो महिला थी उसको मैंने उसी दिन फोन करके कहा था कि आपने फॉर्म है वो गलत भर दिया, आप दोबारा आइए और अपना फॉर्म ले जाइए, आप इस वार्ड में आप नहीं भर सकते। अब उनके पास तो मेरे साइन की हुई पर्ची थी, उनको भी किसी ने सिखा दिया। तो वो बोले कि मैं तो ये फॉर्म वापस नहीं लूंगी, आपने मेरा क्यों भरा। मैंने कहा आप दूसरे वार्ड में भर दीजिए। क्या नहीं, हमें तो दूसरे वार्ड में नहीं भरना। तो जब लास्ट दिन हम दूसरे गांव में गए, वहां 4-5 गांव के लोग इधर उधर से जो अधिकारी बन के गए हुए थे वो इकट्ठे हुए और वो वकील लेके आ गया। तो उस दिन हमें ये बताना था कि मैंने किसके तो नाम वापस हुए हैं, किसके नाम रद्द हुए हैं और कौन आगे चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ने वालों को निशान देना था। तो पहले मैंने चुनाव निशान बता दिए, जो रद्द हुए उनका बताया। तो उसका आगे आया तो वकील बोला जी आपने इसका फॉर्म लिया क्यों। वो मैंने इसलिए लिया कि ये आए थे फॉर्म भरने के लिए। तो वकील बीच में बोलता है ये कौन, महिला या आदमी। मैंने कहा मैं आदमी के बारे में पहनावे से और उसके बारे में पहनावे से आप कन्फर्म रूप से नहीं कह सकते कि आदमी है या तीसरी जाति का है। तो ये आए थे, इन्होंने फॉर्म भरा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको ट्रांसजेंडर कहूं। अब मुझे क्या पता। तो मैंने ट्रांसजेंडर के रूप में मैंने दिमाग में सोचा और मैंने ले लिया फॉर्म। फिर मैंने उनके जाने के बाद गांव में मैंने जांच की तो मुझे पता लगा कि ये तो महिला है और इसकी एक बच्ची है। एक बच्ची है तो ट्रांसजेंडर नहीं हो सकती। तो मैंने पूरी रिपोर्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे नीचे लिख दी और नीचे लिखी और उसको बता दिया। फिर हमारा बड़ा गुड़ा में एक मीटिंग होती है, एसडीएम साहब आते हैं, उन्होंने उसको पता लगा कि मैंने इस समस्या को कैसे सुलझाया है। तो तुरंत उन्होंने एक व्यक्ति को बीडीओ ऑफिस में बाजार बेच के एक पेन मंगाया बढ़िया सा और पेन मुझे दिया कि समस्या आए तो इस तरह से सुलझा लेनी चाहिए। तो ये था आरक्षण का मुद्दा बच्चों। अब बच्चों गांव में जब सरपंच के मेंबर के वोट पड़ते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, उन लोगों की गांव में जितनी संख्या है उसको ग्राम सभा बोलते हैं। तो सरपंच बनने के बाद, पंच बनने के बाद सरपंच को 1 साल में 3 बार मीटिंग बुलानी होती है ग्राम सभा की। और ग्राम सभा की मीटिंग में वो क्या करेंगे, वो बताएंगे कि गांव की आमदनी कितनी हुई, सरकार से कितने रुपए मिले, यानी हमारा टोटल आमदनी कितनी हुई और उस आमदनी को हमने कहां कहां खर्च किया। एक तो ये ब्यौरा बताना होता है। एक गांव सभा के लोग हैं, अपने अपने वार्ड की समस्याएं उस दिन बारी बारी वार्ड के अनुसार बोल के बताएंगे और उन्हें उस समय सरपंच है
वो सरपंच को भी बुलाना होता है वहां। उन सरपंच का सचिव होता है, ग्राम सचिव बोलते हैं जिसको, वो भी होता है। और सरपंच उस दिन गांव में, क्योंकि बैंक होते हैं छोटे छोटे, तो बैंक मैनेजर को बुला सकता है, स्कूल का हेडमास्टर को बुला सकता है, स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी है उसको बुला सकता है, यदि कोई पुलिस चौकी है तो पुलिस के चौकी के किसी सिपाही को या एसएचओ को या चौकी के जो इंचार्ज है उनको बुला सकता है। और सारे गांव वाले तो होते ही हैं। और एक आजकल गांव में हर स्कूल में एक अध्यापक है जो लीगल लिटरेसी का इंचार्ज है, उसे भी आना चाहिए, क्योंकि अध्यापक इंचार्ज होता है वो गांव वालों को और ग्राम सभा में और बच्चों को बहुत सी बातें बता सकता है, जैसे नशे के बारे में, जैसे कानूनी सहायता के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, महिला उत्पीड़न के बारे में, पोक्सो कानून के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सफाई के बारे में, बीमारियों से बचाव के बारे में, देशभक्ति के बारे में, हमें अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में और राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में भी वह गांव वालों को एजुकेट कर सकता है, वो शिक्षा दे सकता है, ताकि गांव वालों को इन सारी चीजों का पता लग जाए। तो पंचायत वो मीटिंग होती है ग्राम सभा का ऐसे। ये तो अब बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एक गांव में पंचायत जो अब चल रही है। अब आपके गांव में भी पंचायत चल रही होगी, तो इस पंचायत ऐसे ये संविधान में व्यवस्था है, ऐसे चुनी जाती है और ऐसे ये काम करती है। और सरपंच का जो लिखा पढ़ी का काम है वो ग्राम सचिव नाम की एक पोस्ट होती है, वो ये लिखा पढ़ी का काम करती है। और वो आय का और व्यय का यानी आमदनी का और खर्च का ब्यौरा है वो ग्राम सभा में प्रस्तुत करती है। धन्यवाद। तो मैं अब आपको ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा। इसमें राज्य भी व्यवस्था कर सकता है अपनी, और इसका चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और राज्य की तरफ से भी विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। जैसे हमारे संविधान में व्यवस्था की गई कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन हरियाणा और बिहार ने व्यवस्था कर दी कि हम 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे। और इसमें जो सदस्य संख्या है वो 9 से 15 तक हो सकती है। इसमें यदि 2000 ग्राम सभा में 2000 वोट डालने वाले हैं तो इसमें 9 होते हैं। और 2000 से 3000 तक यानी 2001 से 3000 तक हों तो 11 होते हैं। और 3001 से लेकर 5000 तक हों तो 13 हो सकते हैं। और उससे आगे हों तो 15 सदस्य इसके हो सकते हैं। जब तक संविधान में व्यवस्था नहीं थी तब तक पंच और सरपंच, पंच का तो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन सरपंच का चुनाव जो पंच चुने जाते थे वही करते थे। लेकिन संवैधानिक दर्जा देने के बाद सरपंच और पंच दोनों का चुनाव वो डायरेक्ट होता है। और अपने जो ग्राम पंचायतें हरियाणा में वो है 6311 और 71741 कुल पद हैं, यानी पंच और सरपंच मिलाकर कुल पद बनते हैं वो है 71741। और इसमें जो दूसरे सत्र पर जो ग्राम सभा की, यानी ग्राम सभा में भी एक ग्राम पंचायत होती है बच्चों, आपने सुना होगा, एक होती है ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति के भी चुनाव होते हैं जिसमें 2 या 3 गांव मिलकर वोट डालते हैं एक मेंबर के लिए। वो 30,380 है। यानी ब्लॉक समिति के मेंबर जो है हरियाणा में वो 30,380 हैं। और 411 जिला परिषद के हैं। यानी पंचायतें भी 3 प्रकार की गठन की जाती है। जिला स्तर पर जो पंचायत होती है उसको जिला परिषद कहते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत होती है उसको ब्लॉक समिति कहते हैं, और गांव में जो पंचायत होती है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। यानी पंचायत भी 3 तरह की होती है। पंचायत कराएंगे तो हमें एक ब्लॉक समिति का जो हमारा मेंबर है उसको भी हम बुला सकते हैं, और जिला परिषद का हमारा जो सदस्य है उसको भी हमें बुला सकते हैं। तो यानी जो मैंने आपको जितने सदस्य पहले बताए थे, यदि आप प्रभावी ढंग से लागू करना चाहते हो तो आप ब्लॉक समिति के मेंबर को भी बुला सकते हो और जिला परिषद के
जो मेंबर है उसको भी आप बुला सकते हो, जिस जिला परिषद के क्षेत्र में वो गांव में पड़ता है। हरियाणा में जो गांव है वो 7,652 गांव है। और हरियाणा में वर्तमान में जो गांव है, शायद आप पता कर लेना, 7,652 गांव होने चाहिए अब। और एक यमुनानगर में सबसे ज्यादा पंचायतें हैं। यानी एक प्रश्न पूछा जाए भी किस जिले में सबसे ज्यादा पंचायत है, तो वो यमुनानगर है। और रोहतक में सबसे कम पंचायतें हैं। तो सबसे पहले जो पंचायत का चुनाव हुआ था भारत में, वो हुआ था अक्टूबर 1959 में। अक्टूबर 1959 यानी सेकंड 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में एक बगदरी गांव है, बगदरी एक बगदरी गांव है, नागौर जिला राजस्थान। और 2 अक्टूबर 1959 को चुनाव हुआ था पंचायत का। तो 2 अक्टूबर को क्यों हुआ? क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। और महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये जगह जगह वायदा कर चुके थे कि जब भी हम आजाद होंगे तो हम ग्राम स्तर पर पूरे अधिकार देंगे, पंचायतें करेंगे और सबसे बड़ी पावर, ताकत, अधिकार सब ग्राम पंचायतों को मजबूत करेंगे। इसलिए जब पहला चुनाव करवाया गया भारत में, काफी बार पूछा जाता है इसको, तो अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान का एक जिला है और गांव है बगदरी गांव। और उसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पंचायत के चुनाव करवाए गए थे। यानी पहला राज्य स्टार्ट का माने तो नागौर जिला बगदरी गांव, और उसके 9 दिन बाद एक आंध्र प्रदेश में पंचायत में चुनाव करवा दिए गए थे। और बच्चों आजकल तो ये व्यवस्था कर दी गई है कि पंच का, यदि कोई मेंबर पंच बनता है गांव का, तो उसे उसकी तनख्वाह 1,000 रुपए महीना है, सरपंच की 3,000 रुपए है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष, शहर में नगर पालिका का अध्यक्ष है, उसकी तनख्वाह 6500 रुपए है, और पंचायत समिति का जो चेयरमैन है उसको 7500 रुपए मिलते हैं, पंचायत समिति का चेयरमैन। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको 10,000 रुपए मिलते हैं। नगर निगम का जो मेयर बनता है उसको 20,500 मिलते हैं। तो आपने अब 2 की तनख्वाह पता करनी है, वो कौन सी? ब्लॉक समिति के मेंबर और जिला परिषद के मेंबर की तनख्वाह कितनी होती है। मैंने ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है उसकी तनख्वाह बताई है, और जिला परिषद का जो अध्यक्ष है उसकी तनख्वाह बताई है। आपने ब्लॉक समिति के मेंबर और जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं उनको उनकी आपने तनख्वाह बतानी है। और आजकल जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो करण चौटाला है। और आपने अपने गांव किस पंचायत समिति में आता है, उसका ब्लॉक मेंबर कौन है, और तुम्हारी पंचायत समिति का चेयरमैन कौन है। ये शब्द भी बच्चों अलग अलग है। ब्लॉक समिति में जो अध्यक्ष होता है चेयरमैन कहते हैं, और जिला परिषद में जो अध्यक्ष है उसको, जिला परिषद का जो प्रधान होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं, और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहते हैं। तो ये आपने जानकारी में देना चाहता था ताकि आपको ग्राम पंचायत के बारे में पूरा पता हो। अब हम बात करते हैं युवा ग्राम पंचायत की। तो हमें युवा ग्राम पंचायत से पहले तभी करवा सकते हैं ना, तब हमें पता हो कि ग्राम पंचायत क्या है, चुनाव कैसे होता है, काम कैसे करती है, आमदनी क्या है, और आजकल इनके तनख्वाह क्या है, कोई पूछ भी तो सकता है ना। तो अब आपने जैसे जैसे ग्राम पंचायत काम करती है वैसे का वैसा प्रदर्शन करना है। वो उसी तरह सरपंच बनना है, पंच बनना है। वार्ड वाइज आप मेंबर की मेज लगा के बैठेंगे। आपके सामने जो मैंने बताए थे वो बैंक का मैनेजर, वो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, पुलिस चौकी का आदमी, लीगल लिटरेसी का इंचार्ज, वो हेडमास्टर या प्रिंसिपल, ये सारे लोग आएंगे। आप ब्लॉक समिति के मेंबर की भी कुर्सी लगा सकते हैं, आप जिला परिषद के मेंबर की भी कुर्सी लगा सकते हैं। तो पहले आप ग्राम पंचायत की ग्राम सभा बुलाएंगे। पहले तो ग्राम सभा होगी। तो ग्राम सभा कैसे होगी? ग्राम पंचायत सारी होगी, जो मैंने सदस्य बताए वो सारे होंगे, और सामने बैठा होगा सारा गांव। सारे गांव के सामने आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा, और जो काम सरपंच ने किया है वो बताया जाएगा,
जो काम करना है, जो पेंडिंग रह गया उसके बारे में बताया जाएगा, किसी फंड की कमी है तो उसके बारे में बताया जाएगा, और सचिव से कहा जाएगा कि आप इसे सरकार को लिखिए कि इन इन चीजों की हमें आवश्यकता है। और अनेक वार्डों के लोग खड़े होकर अपनी बात रखेंगे कि हमारे वार्ड में ये चीज करवाओ, हमारे पानी की व्यवस्था कराओ, गली पक्की कराओ, या कोई आवारा पशुओं की समस्या है, या कोई हमारे गली में जब लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो कुछ आवारा लोग हैं वहां पर ताश खेलते हैं, गंदा बोलते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी आप करें। तो ग्राम पंचायत एक तरह से ग्राम की मालिक होती है, उसे गांव की सारी व्यवस्था का ध्यान रखना होता है। तो ये इसी तरह आप पहले तो आप करा लोगे ग्राम सभा, और ग्राम सभा जब हो जाए तो उसके बाद में ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी, और ग्राम पंचायत में उन मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा कि ग्राम सभा में क्या क्या प्रस्ताव आए थे, किन पर हमें काम करना चाहिए, कितना फंड हमारे पास है, सचिव से पूछा जाएगा। और पंचायत तो मेंबर पंचायत हैं वो भी कह सकते हैं, और मेंबर पंचायत कुछ उलामा भी दे सकते हैं कि या पीछे जो मेरा प्रस्ताव पास हुआ था उस पर अभी काम नहीं हुआ है, धीमा काम चल रहा है, आप भेदभाव कर रहे हो, सरपंच को बोल भी सकते हैं। तो एक व्यवहारिक सा अच्छा सा रूपांतरण करना है ताकि आपको अच्छा लगे, गांव वालों को अच्छा लगे। और इस दिन जितने बच्चे भाग लेते हैं वो अपने माँ बाप को साथ लेकर आए, पंचायत के सदस्यों को बुलाएं, और अपने अपने हर बच्चा अपने अपने वार्ड के मेंबर को बुला के जरूर लाएगा, ताकि वो सारे सरपंच सारे मेंबर, आप जब ग्राम पंचायत करो तो उसे पता लगे बच्चों ये कमी है कि हमारे ग्राम सभाएं मीटिंग नहीं होती वास्तव में, और जो बहुत गलत है क्योंकि गांव में इस प्रकार की जागृति नहीं है। जब ग्राम सभा होगी तो ग्राम सरपंच भी सचेत हो जाएगा और मेंबर भी सचेत हो जाएंगे, और उन्हें लोक कल्याण के लिए कार्य करने पड़ेंगे, और आगे से मेंबर वही बनेगा जो गांव की भलाई के लिए कार्य कर सकता हो। यदि फिर भी आपको कुछ विशेष चीज पूछनी हो तो आप मेरे YouTube चैनल के नीचे लिख दीजिए, मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूंगा, बताता रहूंगा। मेरा YouTube चैनल पॉलिटी विद वराच है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो बच्चे हैं उनके पास भी भेजिए। वैसे मैं पॉलिटिकल साइंस के विषय और देश की राजनीति से संबंधित बहुत से विषय और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत इस YouTube चैनल पर पढ़ाता रहता हूं। तो आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो आप तक वो चीजें मिल जाए। धन्यवाद। अध्यापक साथियों व मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि युवा पंचायत में आपने क्या क्या करना है, यानी SCRT गुड़गांव की तरफ से क्या क्या गाइडलाइन है जिनके कहे अनुसार हम निम्नलिखित गतिविधियों को जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में होती है उनका हमें प्रदर्शन करना है। तो इसमें सबसे पहला है मुनादी कराना, यानी सूचना, यानी गांव में ढोल पीट कर पूरी ऊंची आवाज में हम ये घोषणा करेंगे कि कल ग्राम सभा की मीटिंग है। सभी ग्रामवासी जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है, अर्थात जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं, सभी ग्राम सभा की मीटिंग में पहुंचे और ग्राम की मीटिंग में भाग लें। इस प्रकार की आप बहुत से अच्छे अच्छे शब्दों का इजाद भी यहाँ कर सकते हो। फिर सरपंच द्वारा बैठक का शुभारंभ किया जाएगा, शुभारंभ की घोषणा की जाएगी। फिर आए हुए ग्राम सभा के लोगों का स्वागत किया जाएगा, और फिर जो उनके साथ हैं उनका परिचय करवाया जाएगा। यानी ग्राम सभा की मीटिंग में जो लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के अनेक विभागों के जो अधिकारी बुलाए हैं सरपंच ने, उनकी आप परिचय करवाया जाएगा। परिचय कराने के बाद में यदि गांव में कोई व्यक्ति जो समाज सेवी था, जो गांव के कार्य में रुचि रखता था, शिक्षित व्यक्ति था, यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा, और मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रदर्शन किया जाएगा। फिर ग्राम सभा में सरपंच द्वारा जो पिछली कार्रवाई की गई है, कार्रवाई जो थी उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, और जो कार्य किए उनको भी पढ़कर सुनाया जाएगा। और फिर उन कार्यों पर
ग्राम सभा में प्रश्न उत्तर भी होंगे, यानी गांव वाले ग्राम सभा के लोग हैं वो उसके बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आय व्यय का ब्यौरा रखा जाएगा, ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उस पर चर्चा भी थोड़ी बहुत हो सकती है। बजट पर विचार किया जाएगा, अनुमानित बजट अनुमोदन करवाया जाएगा, भी अगली साल के लिए ये बजट होगा। भावी विकास कार्यक्रम क्या करवाएं उस पर भी चर्चा होगी। इसमें जो ग्राम सभा के लोगों के साथ साथ जो अधिकारी आए हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक, सफाई, लिंग, वेद, नशा आदि पर चर्चा होगी। ये चर्चा सरपंच, क्योंकि इस ग्राम सभा की मीटिंग का अध्यक्ष है, सबसे बड़ा सरपंच है, तो सरपंच की अनुमति से इस सभा का चर्चा का दौर शुरू किया जाएगा। इसके बाद जो उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी जो आए हैं वो अपने अपने विभाग की योजना क्या है उनमें, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इन विभागों ने जन कल्याण के लिए क्या क्या योजना शुरू कर रखी है, उनको इन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बताया जाएगा। फिर ग्राम सभा में सब जो जितने कागज हैं उनकी जांच है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट है, अन्य पिछली कार्रवाई हुई है, कितना खर्च हुआ है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसकी जांच है वो पंच कर सकते हैं। और इसके बाद में जो अनुपस्थित पंच हैं जो मीटिंग में नहीं आते उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। कि मीटिंग के बाद अब मीटिंग होगी ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की मीटिंग में भाग कौन लेगा? सरपंच और सारे पंच वार्डों के और उनके साथ ग्राम सचिव। अब जो एजेंडा, अब सरपंच है वो इस ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है उसमें एजेंडा पहले तैयार कर लेता है और वो एजेंडा सभी पंचों में बंटवा दिया जाता है। फिर कार्रवाई की घोषणा सरपंच द्वारा की जाती है और सदस्यों को अटेंडेंस रजिस्टर होगा एक, जिसमें सभी पंचों के साइन करवाए जाएंगे। और इसके बाद जैसे बैठक शुरू होती है तो उसमें सरपंच महोदय वो पंचों का स्वागत करेगा और निर्धारित एजेंडे पर जितने एजेंडे में बिंदु रखे गए हैं, जितनी बातें रखी गई हैं उन पर बिंदुवार चर्चा होगी, एक एक पर चर्चा होगी। इसके पक्ष और विपक्ष में सारी बातें खुले मंच से की जाएंगी। हो सकता है विपक्ष का कोई पंच हो जो सरपंच के साथ वो आलोचना करेगा और जो समर्थन में वो उसकी बड़ाई करेगा, वो ऐसे ही होगा जैसे संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। तो उसके बाद पूरी कार्रवाई जो इस प्रकार की पूरी कार्रवाई होगी वो सचिव द्वारा लिखी जाएगी और फिर सचिव है उसको पढ़कर सुनाएगा और फिर बहुमत से इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा कि आगे हम किन किन कार्रवाई किन किन चीज़ों पर काम करेंगे और वो बजट कहाँ से आएगा, इस प्रकार की बातों की चर्चा की जाएगी। फिर जो प्रस्ताव हुआ है उस पर सरपंच हस्ताक्षर करेगा और सारे पंच हस्ताक्षर करेंगे और ग्राम सचिव भी हस्ताक्षर करेंगे। यानी एक प्रकार से जो प्रस्ताव पास हुआ है इस मीटिंग में काम करने के लिए उसमें सरपंच और पंच तो साइन करेंगे, साथ में ग्राम सचिव भी करेगा, क्योंकि एक प्रकार का वो विटनेस रहेगा कि ऐसा प्रस्ताव पास हुआ था। क्योंकि जब भी ऑडिट होता है तो ये प्रस्ताव रिपोर्ट है ये देखी जाती है। बैठक की कार्रवाई पर साइन करने के बाद में जो सरपंच है वो घोषणा करेगा इस मीटिंग की समाप्ति की और साथ में अगली मीटिंग के लिए भी वो दिशा निर्देश दे सकता है और या वो ग्राम सभा को पंचों को कह सकता है कि आप भी अपने अपने मोहल्लों में ग्राम सभा की मीटिंग जब हो तब आप उनको बोला करो ताकि सारे लोग ग्राम के गतिविधियों में शामिल हों। और इस गतिविधि का कराने का मतलब तो यही है कि अब जैसे हम गांव के हैं, हमने कितनी ग्राम सभा की मीटिंग देखी है? नहीं देखी, अब तक पता ही नहीं ग्राम सभा की मीटिंग कभी होती भी है क्या, या होती भी कहीं है तो खाना पूर्ति होगी, या विपक्ष में जो पंच बनते हैं वो कभी मीटिंग में जाते ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं है। यदि कोई सरपंच विपक्ष का बना है, पंच उसके 5 पक्ष में है, यदि 3 भी विपक्ष में है तो पंचों को वहाँ जाना चाहिए। तो और ये मीटिंग सार्वजनिक जगह पर होनी चाहिए। हो सकता है सरपंच के घर मीटिंग ये ना हो और दूसरे जाना नहीं चाहेंगे, तो ये भी हो कि मतलब इन सब बातों का हमें प्रचार करना है, ताकि इसका उद्देश्य यही है कि ग्राम पंचायत को जो
एक लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है ग्राम पंचायत है, उसको मजबूत करना और लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना हर और आज यदि हमारे इस उम्र के बच्चों को 9 से 12 साल की उम्र को बच्चों को ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, मीटिंग का ये बहुमत से प्रस्ताव पास जो हो जाए उसी पर सरपंच काम कर सकता है। बजट जो खर्च किया है कहाँ से आ रहा है पैसा वो बताना पड़ेगा, जितना खर्च किया है कहाँ कहाँ किया वो भी बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार की अवेयरनेस हमें बच्चों में फैलानी है। अध्यापक साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीश बराज, पॉलिटी विद बराज मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, आप मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी को और अध्यापक साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं समय समय पर युवा पंचायत के बारे में आपको जितना मुझे पता है पूरी कोशिश करूँगा आपको बताता रहूँ, और जब युवा पंचायत होगी तो उसकी वीडियो बना के डालेंगे ताकि हमारे पूरे क्षेत्र में इस बात का प्रचार हो। यानी जो 28 स्कूल हमने चुने हैं वो सारी गतिविधियाँ 28 स्कूलों तक सीमित ना होकर ये सारे सिरसा जिला के हर गांव में फैल जाए, ताकि जब अगली साल युवा पंचायत हो तो हर स्कूल, हर अध्यापक के को विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता ना हो। हम इतना ही आपस में एक दूसरे से इतना सीख लेंगे कि जब चाहे तब युवा पंचायत का आदेश आएगा तो हम युवा पंचायत करवा देंगे। जैसे कि अब की बार जो यूथ पार्लियामेंट हुआ है, युवा संसद हुई है डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक लेवल पर 35 जगह हुई और 7 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गई, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नथौर है वो फर्स्ट है, नाथुश्री कन्या स्कूल है वो सेकंड है, और बाकी देसू जोधा, कंवरपुरा और आरओ स्कूल झीड़ी, इन्होंने देसू मलकाना, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बच्चों में इतने, नाथुश्री में एक लड़की है जो प्रधानमंत्री का रोल किया था, उसका तो ज़बरदस्त था, और एक अध्यक्ष बहुत ज़बरदस्त रोल किया। अब नाथुश्री की टीम बहुत अच्छी थी, बोली भी बहुत अच्छा, लेकिन इसमें हमें कुछ टेक्निकल बातों का भी ध्यान रखना होता है। जब कोई भी व्यक्ति आपके पास जज के रूप में आता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मर्जी से फैसले सुना के चला जाएगा। यदि एक तो ज़मीर की बात होती है, आदमी को जब भगवान ने कुर्सी जज करने की कुर्सी पे बिठाया है तो जज है वो ऐसे मतलब न्याय होना चाहिए, एक तो ये है। और एक जो भी संसद की कार्रवाई हो या युवा पंचायत की कार्रवाई हो, इसमें नियम होते हैं और हर चीज़ के नियम होते हैं। यानी बैठक के नियम, पहले आए कैसे, इसमें युवा पंचायत में देखे तो मुनादी कैसे हुई, मुनादी की जो भाषा बोली गई वो कैसी थी, सरपंच आया तो क्या सारे उसके सम्मान में खड़े हुए थे कि शोक प्रस्ताव में जो गतिविधियाँ थी वो पूरी हुई क्या, जो युवा प्रस्ताव रखे गए, एजेंडे रखे गए, चर्चा क्या हुई, ग्राम सभा ने कितना भाग लिया, फिर पंचायत की मीटिंग कैसे हुई, सरपंचों ने किस प्रकार इसमें भाग लिया, पंचों ने किस प्रकार, सरपंच ने किस प्रकार भाग लिया और पंचों ने कैसे भाग लिया, ग्राम सचिव का रोल कैसा रहा, और जो गांव के अन्य अधिकारी आए उनके कैसे रोल रहे। तो इस प्रकार की सारी गतिविधियों को मिलाकर अलग अलग नंबर देके ये टीमें का निरीक्षण किया जाता है, तो उसी के आधार पर रिजल्ट सुनाया जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी युवा पंचायत करवाएं तो सभी पहलुओं का आपने गौर करना है, और सबसे महत्वपूर्ण आपका कार्य रहेगा कि आपने 45 से 50 बच्चे हैं उनको छांटना में, यानी कोई चुप रहेगा, कोई मुनादी करा रहा है तो उसकी आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। अब सरपंच की आवाज़ कैसी होनी चाहिए वो भी आपने देखना है, पंच बोलेंगे, अधिकारी बोलेंगे, उनका पहनावा कैसा है, मतलब सारी चीज़ें हैं। जब किसी भी प्रकार का ड्रामेटिक वे में प्रदर्शन किया जाता है तो सारी चीज़ों का नाप तोल किया जाता है और उन्हीं चीज़ों के नंबर होते हैं। एक चीज़ अच्छी है, एक चीज़ यदि आपने ख़राब कर दी तो वो नंबर है वो कट जाते हैं। जैसे आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ऐसा हम करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया बच्चे प्रदर्शन करें, और किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होगी तो जितना मुझे पता है मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि
जो पंचायत हम सारे दिन अपने आंखों के सामने देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी कोई टेक्निकल बात यदि मुझे पता लगती है SCRT गुड़गांव की तरफ से, डिंग डाइट की तरफ से, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैं आपको ये भी सूचना देना चाहूँगा कि अब डिंग डाइट में बहुत से युवा लेक्चरर आ गए हैं जो बहुत ही मेहनती हैं। पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ। और DRU विंग जो युवा पंचायत हो रही है, जो युवा संसद हुई थी, पहले इनके जो इंचार्ज थे वो अनिल बिश्नोई थे, और आजकल जो इंचार्ज हैं वो श्री अनिल ही हैं। लेकिन उनके आगे चावला है, उनके आगे बिश्नोई है। लेकिन ये इंचार्ज हैं, लेकिन सभी डिंग डाइट अब वो मिलकर काम करती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और उनके काम करने की जो शैली देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि FLN का जो प्रोग्राम था, मुझे लगता है कि इन बच्चों के, अभी जो नए नए बच्चे आए हैं, इन में जो FLN में जो प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे अभी प्राइमरी स्कूलों के बहुतों का पता लगा है कि वो बहुत अध्यापक साथी बड़ी मेहनत करा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन अच्छे स्कूलों के चित्र उनके अध्यापकों से मिलवाऊंगा, क्योंकि प्रोत्साहन देना हमारा काम है। जो काम अच्छा करे उसकी पीठ थपथपाओ ताकि आगे बढ़े और हमारे शिक्षा विभाग वो तरक्की करे। जय हिंद।